विक्रम मल्होत्रा के पास वो सब कुछ था जिसका लोग सपना देखते हैं। पैसा, रुतबा और मुंबई के बीच एक आलीशान जिंदगी। लेकिन उस बड़े से घर में उन्होंने कभी भी परिवार के साथ सही मायनों में एक वक्त का खाना नहीं खाया था। जब तक कि एक दिन उन्होंने शांतिवन कब्रिस्तान में कबाड़ बीनते 3 बच्चों को नहीं देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। फिर भी वे उस चीज को थामे रहते हैं जिसकी विक्रम को पूरी जिंदगी कमी रही, पारिवारिक स्नेह। विक्रम मल्होत्रा एक ऐसा नाम थे जिसे सुनते ही मुंबई की बिजनेस की दुनिया सम्मान से सिर झुका देती थी। वो नियमित रूप से फाइनेंशियल न्यूज में दिखाई देते थे, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर करते हुए एक जाना पहचाना चेहरा थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका सिर्फ एक हाथ मिलाना जमीन की कीमतों को बदल सकता था। विक्रम का एक बंगला एक शांत गेटेड कम्युनिटी में था, जहां कई परतों की सुरक्षा उसे बाहर की शोर शराबे वाली दुनिया से पूरी तरह अलग करती थी। अंदर का डिजाइन बेहद बारीकी से तैयार किया गया था। इंपोर्टेड पत्थर के फर्श, ठोस लकड़ी की सीढ़ियां और एक लिविंग रूम इतना बड़ा कि कदमों की आवाज खालीपन का एहसास कराती थी। लेकिन इस सारी परफेक्शन के बीच घर हमेशा ठंडा रहता था। एयर कंडीशनर की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी मौजूदगी की कमी की वजह से। विक्रम का शेड्यूल लगभग कभी नहीं बदलता था। सुबह जब शहर अभी नींद में होता, वो उठते, अपनी पुरानी आदत के अनुसार कुछ व्यायाम करते, बिना चीनी की ब्लैक कॉफी पीते और फिर पिछले दिन से इस्त्री किए हुए सूट में घर से निकल जाते। वो अपना नाश्ता 5 स्टार होटल में करते, दोपहर का खाना मीटिंग रूम में और रात का खाना उन शानदार रेस्टोरेंट्स में जहां के कर्मचारी उन्हें इतनी अच्छी तरह जानते थे कि ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो क्या खाएंगे। सब कुछ सुविधाजनक, सटीक, ना कम ना ज्यादा था। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आज आप थके हुए तो नहीं हैं या जल्दी घर आ जाना। विक्रम की जिंदगी एक मशीन की तरह चलती थी, जिसे पैसे और अनुशासन से चिकना किया गया था। नियमित लेकिन बेजान। विक्रम ने कभी सोचा था कि उन्हें परिवार की जरूरत नहीं है। जब वो जवान थे तो उन्होंने खुद को यकीन दिलाया था कि सफलता ही सब कुछ है। कि भावनाएं इंसान को कमजोर और धीमा बनाती हैं। उन्होंने उन सहकर्मियों को देखा था जो बच्चे के बीमार होने पर घर भागते थे। उन दोस्तों को देखा था जो पत्नी की नाराजगी के डर से लंबी बिजनेस ट्रिप से मना कर देते थे। और उन्हें यकीन था कि उन्होंने बिना किसी बंधन वाला रास्ता चुनकर सही किया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब मीटिंग्स खत्म होती, जब देर रात उनकी कार घर के गेट पर रुकती, जब लिविंग रूम की लाइट जलती और उस विशाल खालीपन को रोशन करती, तब विक्रम को एहसास होता कि कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट या नंबर से नहीं भरा जा सकता। माँ ही एकमात्र इंसान थी जो विक्रम की बहुत सामान्य लेकिन बहुत गहरे तरीके से चिंता करती थी। वो उनके बेटे के प्रोजेक्ट्स को नहीं समझती थी। उन्हें नहीं पता था कि शहर बाजार या रियल एस्टेट कैसे काम करता है। लेकिन वो हमेशा पूछती थीं कि क्या उन्होंने ठीक से खाना खाया, क्या वो पूरी नींद ले रहे हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, विक्रम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए विदेश में थे। वो अंतिम संस्कार के लिए समय पर पहुंचे। अपने महंगे सूट में ताबूत के सामने खड़े रहे, खोखली संवेदनाएं सुनी और जिंदगी में पहली बार उन्हें लगा कि वो भयानक रूप से गरीब हैं। उस दिन के बाद से विक्रम हर महीने एक बार अपनी मां की कब्र पे जाने के लिए कब्रिस्तान जाते थे। ये किसी धार्मिक विश्वास के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि यही एकमात्र जगह थी जहां वो खुद को कमजोर होने की इजाजत देते थे। कब्र के पत्थर के सामने खड़े होकर विक्रम अक्सर लंबे समय तक चुप रहते। वो ना कोई प्रार्थना करते, ना कोई वादा, बस उस ठंडे पत्थर पर खुदे नाम को देखते रहते, पुराने दिनों के सादे भोजन को याद करते। उन रातों को याद करते जब माँ देर तक दरवाजे पर इंतजार करती थीं, जब वो एक छात्र थे और पार्ट टाइम काम से देर से घर आते थे। अब वो कुछ भी खरीद सकते थे, लेकिन वो एक ऐसा भोजन नहीं खरीद सकते थे जहां कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जिस सफलता पर उन्हें कभी गर्व था, वो अचानक उन्हें अकेला महसूस कराने लगी, क्योंकि इसे साझा करने वाला कोई नहीं था। विक्रम के दोस्त समय के साथ कम होते गए। व्यावसायिक रिश्ते हमेशा मौजूद थे, लेकिन वे केवल लाभ और गणना तक ही सीमित थे। लोग जरूरत पड़ने पर उन पर मुस्कुराते, जब कोई प्रोजेक्ट होता तो उनकी प्रशंसा करते, और जब आदान प्रदान के लिए कोई मूल्य नहीं बचता तो चुपचाप गायब हो जाते।
शराब और संगीत से भरी शानदार पार्टियों में विक्रम हमेशा केंद्र में होते। लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वो वहां के हैं। उनके फोन बुक में सैकड़ों नंबर थे, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो रात में दिल भारी होने पर कॉल कर सकते। कुछ रातें ऐसी होती जब विक्रम अपने ऑफिस में अकेले बैठे होते। सामने एक बड़ी कांच की खिड़की होती जिससे रोशनी से जगमगाता शहर दिखता। वो खुद से पूछते कि उन्हें इस चुप्पी की आदत कब से हो गई। न बच्चों का शोर, न ताजे पके खाने की महक, ना कोई देर से आने पर टोकने वाला। सब कुछ इतना व्यवस्थित, इतना साफ सुथरा था कि डर लगता था। विक्रम को एहसास हुआ कि वो जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में जी नहीं रहे हैं। वो एक उत्तम खोल में मौजूद थे जिसे उन्होंने खुद बनाया था और धीरे धीरे उसी के द्वारा अलग थलग कर दिए गए थे। इस खालीपन की स्थिति में विक्रम को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी जिंदगी एक पूरी तरह से अलग मोड़ लेने वाली है। वो किसी बदलाव की तलाश में नहीं थे, न ही किसी बड़ी चीज की उम्मीद कर रहे थे। बस एक रविवार की सुबह अपनी मां की कब्र पर जाने की अपनी पुरानी आदत को जारी रख रहे थे। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारी तैयारी का इंतजार नहीं करती। उसे बस इतना चाहिए होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसा देख ले जो इतना सच्चा, इतना मार्मिक हो कि वो उन सभी चीजों को हिला दे जिन्हें हम कभी महत्वपूर्ण मानते थे। उस रविवार की सुबह विक्रम मल्होत्रा सामान्य से थोड़ा जल्दी घर से निकले। शहर अभी भी धुंध की पतली चादर में डूबा हुआ था। जो सड़कें आमतौर पर भीड़ भरी रहती थी, वे आज अजीब तरह से खाली थीं। उन्होंने गाड़ी धीरे चलाई, संगीत नहीं बजाया, बस इंजन की एक जैसी आवाज को चौड़े केबिन में गूंजने दिया। हर बार कब्रिस्तान जाते समय विक्रम खुद को एक बहुत ही खास मानसिक स्थिति में रखते थे, जैसे कि ये वो दुर्लभ समय हो जब उन्हें एक बिजनेसमैन होने की जरूरत नहीं, निर्णायक या मजबूत होने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक बेटा होने की जरूरत हो। शांतिवन कब्रिस्तान अपनी लंबी कतारों में सजी कब्रों, जंगली घास और छोटे रास्तों के साथ दिखाई दिया। वहां की खामोशी हमेशा बहुत अलग होती थी, भारी नहीं बल्कि धीमी, जैसे समय भी वहां हल्के कदम रख रहा हो। विक्रम ने गाड़ी रोकी, सफेद गुलदाउदी का परिचित गुलदस्ता उठाया और अंदर चले गए। उन्हें ठीक ठीक पता था कि उनकी मां की कब्र कहाँ है। हर कदम जैसे उनकी याददाश्त में छप गया था। कब्र के पत्थर के सामने खड़े होकर विक्रम ने सिर झुकाया, फूल नीचे रखे और पत्थर की सतह पर जमी धूल की पतली परत को धीरे से साफ किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लंबे समय तक चुपचाप खड़े रहे। उस पल में काम, प्रोजेक्ट्स और पैसे के बारे में सारे विचार जैसे गायब हो गए और उनकी जगह एक परिचित खालीपन ने ले ली। उन्हें अपनी मां की कही बात याद आई कि पैसा लोगों को आसानी से जीने में मदद कर सकता है, लेकिन ये उन्हें कम अकेला महसूस करने में मदद नहीं करता। उस दिन वो बस मुस्कुरा दिए थे, लेकिन अब वो बात पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। जब वो वापस जाने के लिए मुड़े तो विक्रम ने हर बार की तरह अपनी कार में बैठने का इरादा किया, एक शांत यात्रा को समाप्त करने के लिए। लेकिन ठीक उसी समय दूर एक दृश्य ने उनके कदम धीमे कर दिए। पुरानी कब्रों के बीच 3 छोटे बच्चे दिखाई दिए। उनके शरीर दुबले पतले थे और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। वे पूजा के बाद छोड़ी गई पानी की बोतलें उठा रहे थे। विक्रम आमतौर पर दूसरों पर ध्यान नहीं देते थे, खासकर ऐसे निजी क्षणों में, लेकिन न जाने क्यों उस दिन वो रुक गए। शायद इसलिए कि वे तीनों बच्चे अजीब तरह से एक जैसे दिखते थे, जैसे एक ही सांचे से निकले हों, या शायद इसलिए कि उनकी खामोशी आसपास के माहौल में बहुत स्वाभाविक रूप से घुल मिल गई थी। उन 3 बच्चों में से एक ने अपनी पीठ पर एक बोरी टांग रखी थी, जो इतनी भरी हुई और भारी थी कि लड़का लगभग झुक गया था। उसका हर कदम धीमा और कांपता हुआ था, जैसे कि एक छोटी सी चूक से वो गिर जाएगा। विक्रम सहज रूप से एक कदम आगे बढ़े, उन्हें बुलाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, बाकी 2 बच्चे दौड़ कर आए। बिना एक शब्द कहे उन्होंने बोरी के दोनों सिरों को पकड़ा और उसे एक साथ उठाया, वजन को बांट लिया और लड़के को सीधा खड़ा होने में मदद की। तीनों ने एक दूसरे को एक बहुत ही संक्षिप्त नज़र से देखा और फिर अपना काम ऐसे जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई शिकायत नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, बस एक सहज तालमेल, जैसे कि ये एक स्वाभाविक बात हो। उस पल ने विक्रम को स्तब्ध कर दिया। उन्हें सामान्य तरीके से दया महसूस नहीं हुई,
ना ही उन्हें वैसी असहजता महसूस हुई जैसी अन्य कठिन जीवन स्थितियों को देखकर होती थी। जो चीज उन्होंने महसूस की वो एक बहुत ही अजीब एहसास था, जैसे किसी ने उनके दिल के एक गहरे हिस्से को धीरे से छू लिया हो, जिसे उन्होंने लंबे समय से छुआ नहीं था। वे तीनों बच्चे गरीब थे, ये स्पष्ट था, लेकिन उनके बीच एक ऐसा बंधन था जो विक्रम के पास कभी नहीं था। यहाँ तक कि जब उनकी माँ जीवित थी तब भी नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो इतनी देर से देख रहे हैं कि वो खुद भी इस ध्यान पर हैरान थे। विक्रम एक कब्र की कतार के पीछे छिप गए और आगे देखने लगे। तीनों बच्चे बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे थे, प्रत्येक क्षेत्र को आपस में बांट रहे थे, बिना किसी लड़ाई या एक दूसरे के हिस्से में दखल दिए। वे बोतलें बहुत सावधानी से उठा रहे थे, उन्हें कुचलने से बच रहे थे ताकि वे बेहतर कीमत पर बिक सकें। कभी कभी जब किसी को एक नई बोतल मिलती तो वो उसे दूसरे को दे देता ताकि वो उसे आम बोरी में डाल सके। सारी हरकतें खामोशी में हो रही थीं। कब्रिस्तान के शांत माहौल में केवल धातु के एक दूसरे से टकराने की हल्की आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने अचानक अपनी बैठकों के बारे में सोचा, जहां बड़े लोग हर नंबर, हर शर्त पर बहस करते थे, और अचानक उन्हें सब कुछ बहुत थकाऊ लगा। किसी चीज ने विक्रम को योजना से ज्यादा देर तक रुकने के लिए प्रेरित किया। वो समय भूल गए। ये भी भूल गए कि उन्हें धूप और धूल से कितनी नफरत है। जब तीनों बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया तो वे एक साथ आए, बोरी का मुंह कसकर बांधा और फिर उसे साथ मिलकर खींचने लगे। बोरी इतनी बड़ी थी कि दो को खींचना पड़ा और एक को धकेलना पड़ा। विक्रम तब तक देखते रहे जब तक कि वे छोटे छोटे साए पेड़ों की कतार के पीछे ओझल नहीं हो गए। कई सालों में पहली बार उन्होंने कब्रिस्तान को एक बिल्कुल अलग एहसास के साथ छोड़ा। न केवल परिचित उदासी बल्कि एक अस्पष्ट बेचैनी, जैसे कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया हो। घर वापस जाते समय उन तीन बच्चों की छवि विक्रम के दिमाग में घूमती रही। वो सोचते रहे कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं और उन्हें ऐसी जगह पर कबाड़ क्यों बीनना पड़ता है। उन्हें खुद पर गुस्सा आया जब उन्हें एहसास हुआ कि वो जिज्ञासु हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी अपने अलावा किसी और की किस्मत में गहरी दिलचस्पी नहीं ली थी। लेकिन वो जिज्ञासा गायब नहीं हुई, इसके बजाय ये बढ़ती गई, उनके विचारों के हर खाली कोने में घुसपैठ करती गई। उस रात बहुत थक जाने के बावजूद विक्रम को नींद नहीं आई। बड़े कमरे में दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी, और वो जानते थे कि किसी तरह उस संक्षिप्त मुलाकात में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। विक्रम को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कब्रिस्तान में उन तीन बच्चों को देखने के लिए रुकने के पल से उनकी कसकर नियंत्रित जिंदगी अपनी पुरानी पटरी से उतरने लगी थी। वो बस एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत डरावनी बात जानते थे। कई सालों में पहली बार वो किसी के बारे में समझना चाहते थे, लाभ के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उनका दिल उन्हें पहले की तरह मुंह मोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक विक्रम मल्होत्रा पहले की तरह पूरी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी के लय में वापस नहीं आ सके। वो अभी भी मीटिंग्स में जाते, कागजात पर दस्तखत करते और अपने परिचित शांत स्वर में फोन का जवाब देते। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कब्रिस्तान के उन तीन बच्चों की छवि एक छोटी फिल्म की तरह बार बार चलती रहती, जो उनकी याददाश्त में अटक गई हो। कभी कभी एक महत्वपूर्ण बैठक के बीच वो अचानक अपना ध्यान खो देते। उनकी आंखें अनजाने में सामने के खालीपन पर टिक जाती और उन्हें खुद को वास्तविकता में वापस खींचना पड़ता। विक्रम ने एक ऐसी बात महसूस की जिसने उन्हें खुद भी हैरान कर दिया। वो अगले रविवार का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह विक्रम सामान्य से भी जल्दी शांतिवन कब्रिस्तान लौट आए। इस बार वो फूल लेकर नहीं आए, ना ही तुरंत अपनी मां की कब्र पर गए। उन्होंने अपनी कार एक छिपे हुए कोने में खड़ी की, रास्ते के पास एक बड़े पेड़ के तने से टिककर खड़े हो गए और चुपचाप देखने लगे। लगभग आधे घंटे बाद तीन परिचित छोटे साए दिखाई दिए। वही तीन बच्चे थे, वही पुराने कपड़े, वही तेज लेकिन सावधान कदम। विक्रम को नहीं पता था कि उन्हें इतनी अच्छी तरह से क्यों याद है, लेकिन उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया, जैसे कि वो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे हों। इस बार विक्रम ने और ध्यान से देखा। तीनों बच्चों ने अपना काम बहुत स्पष्ट रूप से बांट लिया था। बिना किसी चर्चा के एक आगे चलता,
देखता और साफ बोतलें उठाता। एक पीछे आता, उन्हें इकट्ठा करता और बांधता। तीसरा बोरी खींचता, कभी कभी रुकता ताकि तीनों मिलकर रस्सी को ठीक कर सके, ताकि वो कम भारी लगे। कभी कभी वे एक दूसरे को एक नज़र देखते, एक बहुत हल्का सिर हिलाते, जो एक दूसरे की बात समझने के लिए काफी होता। कोई चिड़चिड़ाहट नहीं थी, कोई थकान की शिकायत नहीं। सब कुछ खामोशी से लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तालमेल के साथ हो रहा था। विक्रम, जिन्होंने सैकड़ों कर्मचारियों का प्रबंधन किया था, ने अचानक महसूस किया कि वो सबसे सरल तरीके से एक उत्तम टीम देख रहे हैं। उन्होंने कब्रिस्तान में ज्यादा बार आना शुरू कर दिया। हर दिन रविवार नहीं होता था, कभी कभी ये सप्ताह के बीच की सुबह होती, कभी कभी देर शाम, और अजीब तरह से हर बार उन्हें वे तीनों बच्चे दिखाई देते। ऐसा लगता था कि उनका एक निश्चित कार्यक्रम था, जल्दी आना, सफाई से काम करना और बहुत ज्यादा धूप होने से पहले चले जाना। विक्रम को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये कोई अस्थायी बात नहीं थी, ना ही कुछ बच्चे मजे के लिए बोतलें उठा रहे थे। ये काम था, आजीविका थी, वो चीज थी जो उन्हें दिन ब दिन जीवित रहने में मदद कर रही थी। एक बार धूप सामान्य से ज्यादा तेज थी। विक्रम एक छाया में खड़े थे। उनकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, जबकि तीनों बच्चों के माथे पर पसीना बह रहा था और उनकी पीठ पर शर्ट गीली थी। उनमें से एक घुटनों के बल गिर गया जब कबाड़ की बोरी उसके कंधे से फिसल गई। विक्रम सहज रूप से एक कदम आगे बढ़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर वो रुक गए। बाकी दो बच्चों ने समय पर अपने दोस्त को खड़े होने में मदद की। किसी ने किसी को दोष नहीं दिया। एक ने बोरी की रस्सी को ठीक किया, दूसरे ने दोस्त के कंधे पर हल्के से थपथपाया, जैसे बिना शब्दों के प्रोत्साहन दे रहा हो। विक्रम ने अचानक अपने गले में एक गांठ महसूस की। उनके साथ कभी किसी ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। सरल, बिना शर्त, बिना किसी कारण के। धीरे धीरे विक्रम न केवल कब्रिस्तान में देखने लगे। एक दोपहर जब उन्होंने तीनों बच्चों को कबाड़ की बोरी खींचकर जाते देखा तो उन्होंने उनका पीछा करने का फैसला किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो पकड़े ना जाएं। उन्होंने अपनी कार छोटी सड़कों से धीरे धीरे चलाई। मुंबई के पुराने रिहायशी इलाके एक बहुत ही अलग चेहरे के साथ सामने आए, जो उन गगनचुंबी इमारतों से बहुत अलग थे जिनके वो आदी थे। आखिरकार तीनों बच्चे एक छोटे से कबाड़ खाने पर रुके। उन्होंने बोरी का वजन कराया, पैसे लिए, हर नोट को ध्यान से गिना और फिर उसे एक पुराने कपड़े के थैले में डाल दिया। कोई खुशी की मुस्कान नहीं थी, बस एकाग्रता और गंभीरता थी, जैसे कि उस पैसे के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हो। विक्रम ने उनका पीछा करना जारी रखा। जब वे कबाड़खाने से निकले, इस बार रास्ता एक नहर के किनारे एक खाली जमीन की ओर गया, जहां अस्थायी घर एक दूसरे से सटे हुए थे। तीनों बच्चे एक काले तिरपाल से ढकी झोपड़ी में घुस गए। विक्रम दूर से खड़े रहे, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दुबली पतली महिला को झोपड़ी के दरवाजे पर देखा। वो एक लकड़ी के खंबे के सहारे खड़ी थी, मुश्किल से सांस ले रही थी। तीनों बच्चों में से एक ने जल्दी से उसे सहारा दिया, दूसरा पानी लेने के लिए अंदर भागा। उस पल विक्रम के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। विक्रम को कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी, वो समझ गए कि क्या हो रहा था। वे तीनों बच्चे सिर्फ अपना पेट नहीं पाल रहे थे, वे एक बीमार मां की देखभाल कर रहे थे। एक ऐसा विचार जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। ये बच्चे अपनी उम्र से कहीं बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे थे। वो वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन उनके कदम भारी थे। उस रात विक्रम लगभग सो नहीं पाए। उस दुबली पतली महिला की छवि, उसकी मुश्किल सांसें और उस तंग झोपड़ी में संघर्ष करते तीन छोटे बच्चे उन्हें सताते रहे। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने उस इलाके के लोगों से पूछने का तरीका खोजा। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ना ही ये बताया कि वो कौन है, बस बातचीत करने का नाटक किया। अधूरी जानकारी के टुकड़ों से उन्हें पता चला कि उस महिला का नाम सुमन था। वो लंबे समय से बीमार थी, लेकिन कागजात न होने के कारण अस्पताल नहीं गई थी। तीनों बच्चे उसके जुड़वां बेटे थे, जो बहुत छोटी उम्र से ही कबाड़ बीनकर अपना गुजारा कर रहे थे। कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वे चुपचाप मौजूद थे, जैसे कि पूरे समाज ने अनजाने में उनके अस्तित्व को भुला दिया हो। विक्रम को मिली हर जानकारी उनके दिल में एक घाव की तरह थी। उन्होंने अनजाने में तुलना करना शुरू कर दिया। उनका विशाल बंगला, बर्बाद होता खाना,
ठंडे माहौल में अकेले बिताई रातें उस तंग लेकिन जुड़ाव से भरी झोपड़ी के बिल्कुल विपरीत थीं। पहली बार विक्रम को अपनी संपन्नता पर शर्म महसूस हुई, इसलिए नहीं कि वो अमीर थे, बल्कि इसलिए कि वो इतने लंबे समय तक ये जाने बिना जी रहे थे कि उनके पास क्या कमी है। उस पल से विक्रम समझ गए कि वो अब एक बाहरी व्यक्ति नहीं रह सकते। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करेंगे। उन्होंने हस्तक्षेप करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बात पक्की थी, वो मुंह नहीं मोड़ सकते थे। शुरुआती जिज्ञासा एक गहरी चिंता में बदल गई थी, और वो चिंता उन्हें धीरे धीरे उस बंद दुनिया से बाहर खींच रही थी जिसे उन्होंने इतने सालों में बनाया था। उनकी जिंदगी का तीसरा अध्याय किसी तरह उन 3 बच्चों के पीछे चुपचाप चलते हुए शुरू हुआ था, जो उन्हें खुद के बारे में सच्चाई के करीब ले जा रहे थे। कई दिनों तक दूर से देखने के बाद विक्रम मल्होत्रा समझ गए कि वो एक बाहरी व्यक्ति की भूमिका निभाना जारी नहीं कर सकते। उनके और उन 3 बच्चों के बीच की लंबी खामोशी भारी होने लगी थी, जैसे एक अदृश्य रस्सी उनके सीने को कस रही हो। नहर के किनारे उस खाली जमीन से हर बार लौटते समय उन्होंने इतना कुछ देख लिया था कि वो ये दिखावा नहीं कर सकते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। उस रात विक्रम लिविंग रूम में बहुत देर तक बैठे रहे। पीली रोशनी ठंडे फर्श पर पड़ रही थी। उनका दिमाग अनसुलझे सवालों से भरा हुआ था। उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से शुरू करें, और क्या उनके आने से सब कुछ और खराब हो जाएगा। कई सालों में पहली बार विक्रम डरे हुए थे, वित्तीय जोखिम के कारण नहीं, बल्कि उन नाजुक लोगों को चोट पहुंचाने के डर से। अगली सुबह विक्रम सामान्य से भी जल्दी कब्रिस्तान लौट आए। वो दूर नहीं खड़े रहे, बल्कि धीरे धीरे उन 3 बच्चों की ओर बढ़े जब वे अपनी कबाड़ की बोरी का मुंह बांध रहे थे। उनके कदमों की आहट ने उन्हें चौंका दिया और वे मुड़ गए। 3 एक जैसे चेहरे एक साथ ऊपर देखने लगे। उनकी आंखों में सतर्कता साफ झलक रही थी। विक्रम कुछ कदम दूर रुक गए। उन्होंने सहज रूप से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे ये दिखाने के लिए कि वो कोई खतरा नहीं है। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने अजीब महसूस कर रहे हैं। जो आदमी सैकड़ों निवेशकों के सामने खड़ा हो चुका था, वो अब 10 साल के 3 बच्चों से बात शुरू करना नहीं जानता था। विक्रम थोड़ा नीचे झुके ताकि उनकी आंखें बच्चों के बराबर आ जाएं। उनकी आवाज धीमी और गहरी थी। उन्होंने दबाव न डालने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सरल सवाल पूछे, जैसे कि तुम लोग ये काम कब से कर रहे हो, थकते नहीं हो? तीनों बच्चों ने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक थोड़ा आगे खड़ा हो गया, उसकी आंखें अभी भी विक्रम पर थीं। बाकी 2 उसके बगल में खड़े हो गए, अनजाने में एक सीधी रेखा बनाते हुए, जैसे एक दीवार। उस सतर्कता ने विक्रम को रोक दिया। लेकिन इसने उन्हें यह भी समझा दिया कि ये बच्चे खुद की रक्षा करने के आदी हैं। आखिरकार जो आगे खड़ा था उसने बोला। उसकी आवाज सूखी लेकिन साफ थी। उसने पूछा कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। विक्रम ने सच बताया कि वो अक्सर यहाँ अपनी माँ की कब्र पर आते हैं, कि उन्होंने उन्हें कई बार देखा है और वो सिर्फ मदद करना चाहते हैं। मदद शब्द के निकलते ही विक्रम ने देखा कि तीनों बच्चों की आंखों में बदलाव आया। राहत का नहीं, बल्कि और ज्यादा सतर्कता का। उन्होंने एक दूसरे को बहुत तेजी से देखा, जैसे बिना शब्दों के कुछ कह रहे हों। फिर जो आगे खड़ा था उसने सिर हिलाया। उसने संक्षेप में कहा कि उन्हें जरूरत नहीं है और उन्हें जाने के लिए कहा। विक्रम स्तब्ध रह गए। उन्होंने अस्वीकृति की संभावना का अनुमान लगाया था, लेकिन जब ये वास्तव में हुआ तो भी उन्हें निराशा महसूस हुई। उन्होंने और समझाने की कोशिश की। कहा कि वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस उनकी और उनकी माँ की मदद करना चाहते हैं। माँ का नाम सुनते ही तीनों बच्चों की आंखें गहरी हो गईं। उनमें से एक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। उसने कहा कि वे पैसे नहीं लेते, सामान नहीं लेते, उन्हें किसी की दया नहीं चाहिए। हर शब्द छोटे कंकड़ की तरह विक्रम के दिल में लगा। तुरंत दर्द नहीं हुआ, लेकिन एक लंबे समय तक चुभने वाला एहसास छोड़ गया। विक्रम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, ज्यादा नहीं, बस दवा और भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त। उन्होंने उसे सीधे उन्हें देने के बजाय पास के एक पत्थर पर रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहते तो वो इसका सम्मान करेंगे, लेकिन ये पैसा सिर्फ माँ के लिए दवा खरीदने के लिए है। तुरंत जो आगे खड़ा था वो एक कदम आगे बढ़ा, पैसे उठाए और उसे विक्रम के हाथ में वापस रख दिया। उसकी आंखें इतनी कठोर थीं कि विक्रम हैरान रह गए। उसने कहा कि वे अजनबियों से पैसे नहीं लेते।
क्योंकि अजनबी मुफ्त में मदद नहीं करते। वो शब्द सरल लेकिन इतने तीखे थे कि विक्रम का गला भर आया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक बच्चा उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा। मुलाकात एक भारी खामोशी में समाप्त हुई। तीनों बच्चे मुड़ गए और अपनी कबाड़ की बोरी खींचते हुए चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विक्रम बहुत देर तक वहीं खड़े रहे, हाथ में उन पैसों को कसकर पकड़े हुए जो वो दे नहीं पाए। उन्होंने महसूस किया कि वो एक बहुत ही अलग तरीके से असफल हुए हैं। ये व्यवसाय में विफलता नहीं थी, जहां उनके पास हमेशा एक बैकअप योजना होती थी, बल्कि ये दूसरों के विश्वास तक पहुंचने में विफलता थी। घर वापस जाते समय विक्रम ने एयर कंडीशनर चालू नहीं किया, पसीने को अपनी शर्ट को गीला करने दिया। जैसे कि वो अपनी हाल की लाचारी के लिए खुद को सजा दे रहे हों। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। उस शाम विक्रम नहर के किनारे उस खाली जमीन पर वापस गए। उन्होंने दूर से तीनों बच्चों को झोपड़ी में लौटते देखा। वो दुबली पतली महिला दिखाई दी, बुरी तरह खांस रही थी। उसे खड़े रहने के लिए एक लकड़ी के खंबे का सहारा लेना पड़ रहा था। तीनों बच्चों में से एक ने उसे अंदर सहारा दिया। बाकी दो एक साधारण भोजन तैयार करने में लग गए। विक्रम ने उस दृश्य को साफ देखा और सुबह की अस्वीकृति अचानक पहले से कहीं ज्यादा समझ में आने लगी। वे भूख से नहीं डरते थे, कठिनाई से नहीं डरते थे। जिस चीज से वे डरते थे वो थी एक दूसरे को खोना, अपनी मां को खोना, अपनी जिंदगी की एकमात्र नाजुक छत को खोना। उस रात विक्रम सो नहीं पाए। वो बिस्तर पर बैठे रहे, मां का जिक्र करते समय तीनों बच्चों की आंखों को याद करते रहे। वे मांगने वाले बच्चों की आंखें नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की आंखें थीं जो अपनी सबसे कीमती चीज को कसकर पकड़े हुए थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति का विरोध करने के लिए तैयार थे जो उसे छीनने का खतरा पैदा कर सकता था। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये इरादे में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में थी। वो एक दाता के रूप में आए थे, जबकि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस छोटे परिवार के बंधन को खतरा ना पहुंचाए। अगले कुछ दिनों तक विक्रम दोबारा नहीं दिखे। उन्होंने उस दूरी को सम्मान के तौर पर बनाए रखा, लेकिन उनके दिल में एक शांत संकल्प आकार ले रहा था। उन्होंने चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में, बिना कागजात वाले मामलों के बारे में और बिना चोट पहुंचाए मदद करने के तरीकों के बारे में जानना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने परिचित डॉक्टर को फोन किया, ऐसे सवाल पूछे जिनकी उन्होंने पहले कभी परवाह नहीं की थी। वो समझ गए कि अगर वो उन 3 बच्चों की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो उन्हें बहुत धीरे, बहुत हल्के और बहुत ज्यादा ईमानदारी से चलना होगा। अपनी जिंदगी में पहली बार विक्रम मल्होत्रा ने धैर्य रखना सीखा, लाभ के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए। और उन 3 बच्चों की ठंडी अस्वीकृति ने एक ऐसे रिश्ते की पहली ईंट रखी जो पैसे से नहीं बल्कि सम्मान से शुरू हुआ था। कहानी का चौथा अध्याय वहीं समाप्त हुआ। कोई स्पष्ट परिणाम नहीं, बस एक आधा खुला दरवाजा जो एक अलग, ज्यादा सही, गहरे और इतने सच्चे दस्तक का इंतजार कर रहा था कि उसे खोला जा सके। उस रात विक्रम मल्होत्रा खाली जमीन से निकलने के बाद सीधे घर नहीं गए। उन्होंने शहर की जानी पहचानी सड़कों पर गाड़ी घुमाई, लेकिन उनका मन बेचैन था। स्ट्रीट लाइटें कार की विंडशील्ड पर धुंधली लंबी धारियों में पड़ रही थीं, ठीक उनके दिमाग में उलझे विचारों की तरह। सामने चमकता विशाल बंगला अचानक पहले से कहीं ज्यादा अजनबी लगने लगा। विक्रम को एहसास हुआ कि वो उसमें कदम नहीं रखना चाहते, उस परिचित खामोशी का सामना नहीं करना चाहते। कुछ देर की झिझक के बाद उन्होंने अपनी कार घुमाई और उस छोटी नहर की ओर वापस चले गए जहां सुमन और उसके 3 बच्चे रह रहे थे। विक्रम ने अपनी कार झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक अंधेरी जगह पर खड़ी की। वो तुरंत बाहर नहीं निकले, बस वहीं बैठे उस झोपड़ी से आती टिमटिमाती रोशनी को देखते रहे। वो कमजोर रोशनी हवा में कांप रही थी, लेकिन अजीब तरह से गर्म थी। आखिरकार विक्रम नीचे उतरे, एक बड़े पेड़ के तने के पीछे खड़े हो गए। ठीक वैसी ही दूरी बनाए रखी जैसा उन्होंने खुद से वादा किया था, सिर्फ देखना, हस्तक्षेप नहीं करना। रात में कीड़ों की, झिंगुर की आवाज गूंज रही थी, जो नहर के पानी के किनारे से टकराने की हल्की आवाज के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जो शांत भी था और नाजुक भी। छोटी सी झोपड़ी के अंदर सुमन एक पुराने गद्दे पर करवट लेकर लेटी हुई थी। उसकी सांसें भारी थीं। सूखी खांसी की हर लहर विक्रम के सीने में चुभन पैदा कर रही थी। तीनों बच्चे मां के चारों ओर थे। हर कोई अपना काम कर रहा था, लेकिन उनका तालमेल इतना अच्छा था कि बोलने की जरूरत नहीं थी।
एक ने धीरे से माँ को बैठने में सहारा दिया, दूसरे ने पानी का गिलास दिया और तीसरे ने धीमी गति से उसकी पीठ थपथपाई। उनकी आंखें पूरी तरह से उस दुबली पतली महिला पर केंद्रित थीं, जैसे उनकी पूरी दुनिया इस तंग झोपड़ी में सिमट गई हो। विक्रम ने देखा कि सबसे छोटा बच्चा अपनी मां से सटकर लिपट गया। उसका छोटा सा हाथ सुमन का हाथ कसकर पकड़े हुए था, जैसे छोड़ने पर वो खो जाएगी। थोड़ा बड़ा वाला बगल में बैठा था, एक पतले कपड़े से मां के माथे पर पसीना पोंछ रहा था। उसके हाथ अनाड़ी थे, लेकिन बहुत सावधानी भरे थे। तीसरा दरवाजे के पास खड़ा था, कभी कभी बाहर झांकता, जैसे एक मूक चौकीदार जो अपने छोटे से परिवार को किसी भी चीज से बचाने के लिए तैयार हो। कोई जोर से नहीं रो रहा था, कोई शिकायत नहीं कर रहा था, लेकिन चिंता हर हरकत में साफ झलक रही थी। सुमन एक लंबी खांसी के बाद हांफने लगी। फिर उसने अपने बच्चों पर मुस्कुराने की कोशिश की। वो मुस्कान कमजोर थी, लेकिन तीनों बच्चों को थोड़ा आश्वस्त करने के लिए काफी थी। उसने अपना हाथ हर एक के सिर पर फेरा। उसकी आवाज खुरदरी थी। उसने बहुत धीरे से कुछ कहा। विक्रम साफ नहीं सुन सके, लेकिन उन्होंने तीनों बच्चों के चेहरे पर नरमी देखी। एक बहुत धीरे से हंसा, जैसे उसे डर हो कि मां और थक जाएगी। उस पल ने विक्रम का दिल दहला गया। वो अचानक समझ गए कि सुबह उन्होंने बिना किसी झिझक के उन्हें क्यों मना कर दिया था। जिस चीज की वे रक्षा कर रहे थे वो उनका स्वाभिमान नहीं था, बल्कि इस तरह के नाजुक शांतिपूर्ण पल थे। विक्रम बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। वो समय भूल गए, ये भी भूल गए कि वो रात में बाहर ठंड में खड़े हैं। उनके दिमाग में एक छवि दूसरी पर छा गई। उन्होंने उन शामों को याद किया जब वो अपने बड़े घर में अकेले होते थे, पहले से तैयार रात का खाना खाते थे और फिर खामोशी में खबरें देखते थे। किसी ने नहीं पूछा कि क्या वो थके हुए हैं, किसी ने उनके लौटने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कभी सोचा था कि यह आज़ादी है, सफलता के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत। लेकिन इस समय उस अस्थायी झोपड़ी के सामने खड़े होकर विक्रम को लगा कि वो गलत थे। एक पल ऐसा आया जब विक्रम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। सबसे छोटे बच्चे ने एक पतला कंबल अपनी मां पर डाला, हर कोने को सावधानी से ठीक किया, भले ही वो कंबल बहुत पुराना और छोटा था। दूसरे ने थोड़ा सा बचा हुआ खाना 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन चुपचाप अपना हिस्सा मां की कटोरी में डाल दिया। सुमन ने सिर हिलाया, वो खाना नहीं चाहती थी। लेकिन बच्चे ने जिद करके कटोरी उसकी ओर धकेल दी। उसकी आंखों में कोई विनती नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक बहुत बचकानी लेकिन बहुत परिपक्व दृढ़ता थी। विक्रम को लगा कि उनका गला भर आया है। उन्होंने एक पल के लिए अपना चेहरा घुमा लिया, खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उस रात कई सालों में पहली बार विक्रम मल्होत्रा रोए, जोर से नहीं, बल्कि अंधेरे में चुपचाप आंसू बह रहे थे। वो उन 3 बच्चों के लिए रोए जो बड़े होने से पहले ही एक वयस्क की चिंता अपने कंधों पर उठा रहे थे। वो उस महिला के लिए रोए जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए हर दिन जीने की कोशिश कर रही थी, और वो खुद के लिए रोए। एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो कभी नहीं जानता था कि किसी को उसकी जरूरत होने का क्या मतलब होता है। विक्रम को एहसास हुआ कि उनके दिल का खालीपन किसी की कमी के कारण नहीं, बल्कि जुड़ाव की कमी के कारण था। वो कभी किसी के केंद्र में नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी किसी को अपना केंद्र माना था। उनकी जिंदगी लक्ष्यों, नंबरों, जीतों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन सब कुछ सिर्फ उनके अहंकार के इर्द गिर्द घूमता था। और यहाँ इस छोटी सी झोपड़ी में सब कुछ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता था। कोई भी पहले अपने बारे में नहीं सोचता था। इस विरोधाभास ने विक्रम को शर्मिंदा महसूस कराया, लेकिन इसने उनके अंदर एक बहुत स्पष्ट इच्छा भी जगाई। जब तीनों बच्चे एक एक करके अपनी मां के बगल में लेट गए, तो विक्रम चुपचाप पीछे हट गए। वो उस दुर्लभ पल को परेशान नहीं करना चाहते थे। अपनी कार की ओर वापस जाते समय उनका हर कदम भारी था, लेकिन उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा साफ था। विक्रम जानते थे कि वो सिर्फ पैसे से मदद नहीं कर सकते, ना ही एक उपकारी के रूप में प्रकट हो सकते थे। अगर वो वास्तव में उनकी दुनिया में कदम रखना चाहते थे, तो उन्हें वो करना होगा
जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। खुद को दूसरे की जगह पर रखना और ये स्वीकार करना कि वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। उस रात अपने बड़े बेडरूम में विक्रम बिना लाइट जलाए बहुत देर तक लेटे रहे। एयर कंडीशनर की एक जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन उन्हें अभी भी ठंड लग रही थी। माँ और बच्चों के एक दूसरे से लिपटे होने की छवि साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सुबह की अस्वीकृति के बारे में सोचा और अचानक उन्हें अब दर्द महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय समझ थी। उन्होंने खुद से फुसफुसाया कि कल वो वापस जाएंगे, लेकिन पुराने तरीके से मदद की पेशकश करने के लिए नहीं। वो धैर्य, सम्मान और अपने दिल की गहराइयों से निकले सबसे सच्चे शब्दों के साथ वापस जाएंगे। कहानी का 5वां अध्याय उस मूक परिवर्तन में समाप्त हुआ। कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, कोई तत्काल निर्णय नहीं, बस एक आदमी जीवन की नग्न सच्चाई के सामने खड़ा था और फिर पहली बार समझ रहा था कि वो जिस चीज की इतने समय से तलाश कर रहा था वो ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि नहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में थी, जहां पारिवारिक स्नेह को उन सभी चीजों से सहेजा गया था जो एक इंसान के पास होती हैं। अगली सुबह विक्रम मल्होत्रा सामान्य से जल्दी उठे। उन्होंने ड्राइवर को नहीं बुलाया, सूट नहीं पहना, बस एक साधारण शर्ट और गहरे रंग की पैंट चुनी। जब वो शीशे के सामने खड़े हुए तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत समय से एक सामान्य व्यक्ति की तरह कपड़े नहीं पहने थे। शीशे में दिख रहा आदमी अजीब लग रहा था, कम आकर्षक, लेकिन वर्षों पहले के खुद के ज्यादा करीब। विक्रम ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को याद दिला रहे हों कि आज वो किसी समस्या को हल करने नहीं आए हैं, मदद करने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ सच बोलने आए हैं। नहर के किनारे उस खाली जमीन की ओर जाने वाली सड़क वैसी ही थी, धूल भरी और गड्ढों से भरी। विक्रम ने अपनी कार हर बार से ज्यादा दूर खड़ी की और फिर पैदल चले। उन्होंने न तो जल्दबाजी की और न आसपास के लोगों की नजरों से बचे। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तीनों बच्चे जाने की तैयारी कर रहे हैं। कबाड़ की बोरी एक तरफ रखी हुई है। उन्हें देखकर वे तुरंत रुक गए। वही परिचित सतर्क आंखें फिर से दिखाई दीं, लेकिन इस बार विक्रम को पहले जैसा भारीपन महसूस नहीं हुआ। वो समझ गए कि वो सतर्कता विशेष रूप से उनके लिए नहीं थी, बल्कि ये एक कवच था जिसे उन्हें जीवित रहने के लिए पहनना पड़ता था। विक्रम बहुत पास नहीं गए। वो उनसे कुछ कदम दूर खड़े रहे, ठीक उतनी ही दूरी बनाए रखी जिसे वो जानते थे कि सुरक्षित है। उनके पास कोई बैग नहीं था, कोई लिफाफा नहीं, दोनों हाथ बगल में लटके हुए थे। उन्होंने पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज गहरी और धीमी थी। उन्होंने कहा, पिछली बार तुम लोगों को असहज करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। तीनों बच्चे चुप रहे। एक थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी बाकी दो के सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। विक्रम ने ना तो दोष दिया और ना ही जोर दिया। उन्होंने बस आगे कहा कि आज वो कुछ देने नहीं आए हैं। इस बात ने तीनों बच्चों को चौंका दिया। उनकी आंखों में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। विक्रम ने संक्षेप में बताया कि पिछली रात वो वापस आए थे। उन्होंने उन्हें अपनी मां की देखभाल करते देखा था और वो समझ गए कि वे अजनबियों से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते। कोई प्रशंसा नहीं, कोई दया नहीं, बस एक बहुत सीधी साधी स्वीकृति। यही वो चीज थी जिसने उनके बीच के माहौल को बहुत धीरे धीरे बदल दिया। लेकिन इतना कि महसूस किया जा सके। पहली बार उन 3 बच्चों में से एक ने विक्रम से एक ऐसा सवाल पूछा जो रक्षात्मक नहीं था, कि वो वास्तव में क्या चाहते हैं। विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। वो समझ गए कि ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जहां हर सुंदर जवाब व्यर्थ हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने कहा कि वो उनसे कुछ नहीं चाहते, ना ही किसी को कहीं ले जाने का इरादा है। वो बस उनकी मां की स्वास्थ्य स्थिति जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर किसी बड़े ने मदद नहीं की तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। उन्होंने पैसे का उल्लेख नहीं किया, समाधान का जिक्र नहीं किया, बस एक बहुत ही मानवीय चिंता व्यक्त की। झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। सुमन वहां खड़ी थी, पिछली रात की याद से भी ज्यादा दुबली पतली। उसने उन्हें थकी हुई लेकिन सतर्क आंखों से देखा। विक्रम ने सिर झुकाकर नमस्ते किया, सामाजिक शिष्टाचार वाला नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा, बहुत सच्चा झुकाव। उन्होंने अपना परिचय सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिया जो अक्सर कब्रिस्तान आता है। ये नहीं बताया कि वो क्या करते हैं या उनके पास कितना पैसा है। उन्होंने कुछ मिनट बात करने की अनुमति मांगी और कहा कि अगर वो असहज महसूस करती हैं
तो वो तुरंत चले जाएंगे। चुनाव का अधिकार दिए जाने पर सुमन झिझकी और फिर आखिरकार बहुत धीरे से सिर हिलाया। विक्रम अंदर नहीं गए। वो झोपड़ी के सामने एक पत्थर पर बैठ गए, सुमन की स्थिति से नीचे। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई वादा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो एक डॉक्टर को यहीं उनकी जांच के लिए बुला सकते हैं, बिना किसी कागजात के, बिना कहीं ले जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे उनके साथ ही रहेंगे, कोई अलग नहीं होगा। जब वो ये कह रहे थे, विक्रम ने सीधे उन 3 बच्चों की आंखों में देखा। जैसे ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे समझते हैं कि वे सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं। किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। खामोशी छाई रही। विक्रम ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, ना तो जोर दिया और ना ही और समझाया। आखिरकार सुमन ने एक सूखी खांसी की और फिर धीरे से कहा कि वो बहुत थक गई है, लेकिन दूसरों को परेशान करने से डरती है। विक्रम ने सिर हिलाया, कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और अगर वो मना करती हैं तो वो इसका भी सम्मान करेंगे। न जाने क्यों उस बात ने सुमन को रुला दिया। वे एक मांगने वाले के आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के आंसू थे जिससे बहुत लंबे समय के बाद उसकी राय पूछी गई थी। तीनों बच्चों ने अपनी मां को देखा, फिर विक्रम को। उनकी आंखें अब पहले की तरह तीखी नहीं थीं, बल्कि उनमें उलझन थी। जो आगे खड़ा था उसने बोला। उसकी आवाज पिछली बार से धीमी थी। उसने पूछा कि क्या डॉक्टर सच में आएंगे और क्या उनकी मां को कहीं जाना पड़ेगा। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया कि डॉक्टर यहीं पर जांच करेंगे और उसके बाद हर फैसला मां और बच्चे खुद लेंगे। कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं। उन्होंने बस सबसे कम चोट पहुंचाने वाले तरीके से मदद करने का एक मौका मांगा। आखिरकार खामोशी सुमन के एक बहुत हल्के सिर हिलाने से टूटी। किसी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन विक्रम जानते थे कि उन्हें उनकी दुनिया में एक बहुत छोटा कदम और बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। वो उठे, न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही खुशी, बस धीरे से धन्यवाद कहा और तुरंत चले गए, जैसा वादा किया था। वो प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं रुके। वो उस पल को एक सौदेबाजी में नहीं बदलना चाहते थे। वापस जाते समय विक्रम को अपना दिल हल्का महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ बड़ा किया था, बल्कि इसलिए कि पहली बार उन्होंने परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने खुद को केंद्र से हटाकर दूसरों को निर्णय लेने का अधिकार देना सीख लिया था। ये एक ऐसा सबक था जो इतने सालों की सफलता ने उन्हें कभी नहीं सिखाया था। कहानी का 6वां अध्याय वहीं समाप्त हुआ, किसी नाटकीय कार्रवाई से नहीं, बल्कि एक मूक लेकिन गहरे बदलाव से। विक्रम मल्होत्रा दूसरों के जीवन में एक दाता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में कदम रख रहे थे जो जुड़ना सीख रहा था। उस दोपहर विक्रम मल्होत्रा एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ नहर के किनारे उस खाली जमीन पर वापस आए, जिसने एक साधारण शर्ट पहन रखी थी और एक पुराना भूरे रंग का मेडिकल बैग लटका रखा था। विक्रम ने पहले ही बहुत सावधानी से निर्देश दिया था कि डॉक्टर को सफेद कोट पहनने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज लाने की जरूरत है जिससे कोई डरा हुआ या अलग थलग महसूस करे। वो समझते थे कि एक छोटा सा विवरण भी उस नाजुक विश्वास को तोड़ सकता है जिसे उन्होंने अभी अभी छुआ था। जब वे दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो तीनों बच्चों ने तुरंत विक्रम को पहचान लिया। वे ना तो बाहर भागे, ना ही अंदर छिपे, बस चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखें तनावपूर्ण थीं, लेकिन पहले की तरह ठंडी नहीं थीं। विक्रम ने पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और गहरी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है, जैसा कि वादा किया था, और अगर सुमन या बच्चे आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो डॉक्टर को तुरंत वापस ले जाएंगे। झोपड़ी का दरवाजा खुला। सुमन वहां खड़ी थी, दिन के उजाले में और भी दुबली और पीली लग रही थी। उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। वो सिर हिलाना पूरी तरह से विश्वास के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वो अकेले संघर्ष करते करते बहुत थक चुकी थी। विक्रम एक कदम पीछे हट गए, डॉक्टर के लिए जगह छोड़ दी। वो अंदर नहीं गए, बस बाहर खड़े रहे, एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसे देखने की अनुमति थी। हस्तक्षेप करने की नहीं। डॉक्टर ने सुमन से शांत स्वर में बात की, बहुत ही बुनियादी सवाल पूछे। खांसी कब शुरू हुई, क्या बुखार है, क्या रात में सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होती है। सुमन ने रुक रुक कर जवाब दिया, हर वाक्य के साथ एक भारी सांस जुड़ी हुई थी। तीनों बच्चे अपनी मां के बगल में खड़े थे, हर सवाल, डॉक्टर के हर सिर हिलाने को ध्यान से सुन रहे थे।
जैसे कि हर शब्द उनके परिवार की किस्मत लेकर आया हो। विक्रम बाहर खड़े थे, लेकिन उनके कान एक भी आवाज नहीं चूक रहे थे। उन्होंने साफ देखा कि हर खांसी सुमन के शरीर को कैसे कंपा रही थी, कैसे उसके दुबले पतले हाथ अपने बच्चे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, जैसे जीवन की आखिरी रस्सी को पकड़े हुए हों। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और सुमन को गहरी सांस लेने के लिए कहा। उस एक छोटे से काम ने भी उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि उसे जोर से खांसी आ गई। डॉक्टर बहुत देर तक चुप रहे। उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। उन्होंने कुछ और सवाल पूछे और फिर तीनों बच्चों की ओर मुड़कर धीरे से उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहा। तुरंत एक ने सिर हिलाया। बाकी दो सहज रूप से अपनी मां के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। विक्रम एक कदम आगे बढ़े, हाथ से इशारा किया। उन्होंने धीरे से कहा, कोई मां को कुछ नहीं करेगा, बस कुछ मिनट बात करनी है और मां यहीं रहेंगी। आखिरकार तीनों बच्चे अनिच्छा से बाहर निकले, लेकिन अभी भी दरवाजे के पास कान लगाकर खड़े रहे। डॉक्टर सुमन की ओर मुड़े और सीधे, लेकिन बहुत धीरे धीरे कहा कि उनकी हालत अब हल्की नहीं है। श्वसन संक्रमण बहुत लंबे समय से है, जटिलताओं के संकेत हैं, और अगर सही और पर्याप्त इलाज नहीं किया गया तो खतरा बहुत ज्यादा है। उन्होंने बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर वाक्य एक घाव की तरह था। सुमन ने सिर झुका लिया, कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। शायद वो ये बहुत पहले से महसूस कर रही थी। उसने बस एक बहुत ही धीमा सवाल पूछा, अगर मैं अस्पताल नहीं गई तो मैं और कितने दिन टिक सकती हूं? डॉक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर सच कहा, शायद हफ्तों में, महीनों में नहीं। उस वाक्य ने जैसे हवा को जमा दिया। विक्रम बाहर खड़े थे। भले ही उन्होंने हर शब्द साफ नहीं सुना, लेकिन डॉक्टर का चेहरा और सुमन की हालत देखकर वो समझ गए। उनकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उन्होंने सबसे बुरे के लिए तैयारी की थी, लेकिन जब सच्चाई इतनी स्पष्ट रूप से सामने रखी गई तो भी वो स्तब्ध रह गए। बाहर खड़े तीनों बच्चे चिंतित होने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर विक्रम को, जैसे वे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हों जिसका नाम वे खुद भी नहीं जानते। डॉक्टर बाहर निकले और विक्रम को एक कोने में बुलाया। उन्होंने कहा कि सुमन की बीमारी का पूरी तरह से इलाज हो सकता है अगर उसे जल्दी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मजबूत एंटीबायोटिक्स दी जाए और लगातार निगरानी की जाए, लेकिन समय ज्यादा नहीं बचा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे मौजूदा जीवन स्थितियों से बाहर निकालना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उनका दिल भारी था। वो जानते थे कि समस्या पैसे या अस्पताल की नहीं, बल्कि उन तीन बच्चों की है जो वहां खड़े थे। उनकी सहमति के बिना हर योजना व्यर्थ थी। विक्रम उन तीन बच्चों के पास गए। इस बार उन्होंने उनकी नजरों से नजरें नहीं चुराईं। वो नीचे बैठ गए, उनकी आंखों के बराबर। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी और धीमी थी। उन्होंने सीधे बीमारी के बारे में बात नहीं की, न ही खतरे के बारे में। उन्होंने बस एक बहुत ही सरल सवाल पूछा, क्या तुम लोगों को अपनी मां को खोने से डर लगता है? उस सवाल ने तीनों बच्चों को स्तब्ध कर दिया। एक ने अपने होंठ भींच लिए, दूसरे ने सिर झुका लिया और तीसरे ने सीधे विक्रम को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वो रोया नहीं। आखिरकार जो आगे खड़ा था उसने जोर से सिर हिलाया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने अभी कहा तुम्हारी मां की बीमारी गंभीर है, लेकिन अगर सही इलाज किया जाए तो अभी भी एक रास्ता है। उन्होंने कोई दूर का वादा नहीं किया, ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो खतरा बहुत बड़ा है। पहली बार विक्रम ने खुद को नग्न सच्चाई बोलने की इजाजत दी, क्योंकि वो जानते थे कि इन बच्चों को सांत्वना के लिए झूठ की जरूरत नहीं है, उन्हें चुनने के लिए सच्चाई की जरूरत है। कुछ लंबे सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर सबसे छोटा बच्चा रो पड़ा। उसकी सिसकियां दबी हुई थीं, जैसे उसे डर हो कि मां सुन लेगी। बाकी दो ने तुरंत अपने भाई को बीच में खींच लिया, एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। सुमन दरवाजे से बाहर निकली, उस दृश्य को देखा। आंसू चुपचाप बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसे मरने से डर नहीं लगता, उसे बस इस बात का डर है कि उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा।
वो बात एक चाकू की तरह सीधे विक्रम के दिल में उतर गई। उन्हें एहसास हुआ कि माँ और उन 3 बच्चों का सबसे बड़ा डर एक ही था, अलग होने का डर। विक्रम वहां खड़े थे, एक तरफ समय की कठोर सच्चाई और दूसरी तरफ एक छोटे से परिवार का बहुत ही मानवीय डर। वो समझ गए कि ये क्षण ही सीमा रेखा है। अगर उन्होंने एक भी गलत शब्द कहा, अगर उन्होंने जल्दबाजी या जबरदस्ती दिखाई, तो सब कुछ ढह जाएगा। और अपनी जिंदगी में पहली बार विक्रम मल्होत्रा ने एक इष्टतम समाधान की तलाश नहीं की, बल्कि एक ऐसे शब्द की तलाश की जो इतना ईमानदार हो कि किसी को और चोट ना पहुंचाए। डॉक्टर के जाने के बाद झोपड़ी के आसपास का माहौल इतना भारी हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। विक्रम मल्होत्रा अभी भी वहीं खड़े थे, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वो समझ गए कि इस समय कोई भी सलाह या प्रस्ताव दबाव बन सकता है। तीनों बच्चे अपनी मां के बगल में खड़े थे, जैसे 3 छोटे साए उस दुबी पतली महिला से चिपके हों। कोई जोर से नहीं रो रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन वो खामोशी रोने से भी ज्यादा डरावनी थी। ये उन लोगों की खामोशी थी जो जानते थे कि उन्हें जल्द ही एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ेगा जिससे बचा नहीं जा सकता। सुमन ने पहले खामोशी तोड़ी। वो पुराने गद्दे पर बैठ गई, अपने बच्चों को पास आने के लिए हाथ हिलाया। तीनों बच्चे तुरंत अपनी मां के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखें उस पीले चेहरे से नहीं हटीं। सुमन ने अपना कांपता हुआ हाथ हर एक के सिर पर रखा, धीरे धीरे, जैसे वो हर रेखा को याद रखना चाहती हो। उसने बहुत धीरे से कहा, उसकी आवाज कमजोर लेकिन साफ थी, कि डॉक्टर ने सही कहा, वो बहुत बीमार है। उसने मौत के बारे में बात नहीं की, लेकिन तीनों बच्चे समझ गए। उन्होंने सिर झुका लिया, दोनों हाथ कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए, जैसे कि अगर वे छोड़ देंगे तो सब कुछ ढह जाएगा। सबसे बड़े ने सबसे पहले बोला। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। उसने पूछा कि अगर मां अस्पताल जाती है तो क्या उसे वहीं रहना होगा और क्या वो यहां वापस आ पाएगी? उस भोले सवाल ने विक्रम का दिल दहला दिया। सुमन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने विक्रम की ओर देखा, फिर अपने बच्चों की ओर। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी, लेकिन एक बहुत स्पष्ट डर भी था। उसे डर था कि उसका फैसला उसके बच्चों को चोट पहुंचाएगा। डर था कि सिर्फ एक सिर हिलाना इस छोटे से परिवार को तोड़ सकता है। विक्रम एक कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर रुक गए। वो समझ गए कि ये उनके बोलने का समय नहीं है। तीनों बच्चे सवाल पूछते रहे, एक एक करके, जैसे वे सच्चाई की सीमाओं का परीक्षण करना चाहते हों। उन्होंने पूछा कि अगर मां अस्पताल जाती है तो क्या वे उनसे मिलने जा सकते हैं? क्या उन्हें किसी और जगह ले जाया जाएगा? क्या वे अभी भी एक साथ रह पाएंगे? हर सवाल एक नाम दिया गया डर था। विक्रम को एहसास हुआ कि जो चीज उन्हें घबरा रही थी वो बीमारी नहीं, बल्कि अलग होने, एक साथ रहने का अधिकार खोने की संभावना थी। सुमन ने आखिरकार बोला। उसने कहा कि वो कहीं नहीं जाना चाहती, कि उसे यहां रहने की आदत है, इस झोपड़ी की आदत है, सुबह अपने बच्चों को देखने की आदत है। लेकिन उसने ये भी कहा कि वो बहुत थक गई है और वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसे हर दिन कमजोर होते देखें। उस बात ने तीनों बच्चों को रुला दिया। अब और कोई रोक टोक नहीं थी। रोने की आवाज उस तंग जगह में गूंज उठी, बाहर नहर के पानी की आवाज के साथ मिल गई। विक्रम ने अपना चेहरा घुमा लिया, होंठ भींच लिए, लाचारी का एहसास गले में भराया। कुछ देर बाद दूसरे बच्चे ने आंसू पोंछे और विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई बचाव नहीं था, बल्कि एक ऐसे बच्चे की आंखें थीं जो एक बड़े से पूछ रहा था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो सभी को चोट ना पहुंचाए। उसने पूछा, अगर मां अस्पताल जाती है तो क्या आप यकीन दिला सकते हैं कि हमें अलग नहीं किया जाएगा? वो सवाल चुनौतीपूर्ण नहीं था, बल्कि एक मूक प्रार्थना थी। विक्रम को लगा कि उनका गला सूख गया है। वो जानते थे कि इस समय हर शब्द का बहुत बड़ा वजन है। विक्रम घुटनों के बल बैठ गए। जब से वो उनसे मिले थे, ये पहली बार था। उन्होंने खुद को तीनों बच्चों से भी नीचे रखा, ये दिखाने के लिए कि वो किसी के लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहा कि उन्हें किसी को मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। वो केवल एक ही वादा कर सकते हैं, अगर उनकी मां अस्पताल जाने के लिए सहमत होती है तो वो उन्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। वे अपनी मां के साथ रहेंगे, हमेशा एक परिवार की तरह।
उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें अलग करना चाहेगा तो वो उन्हें रोकने के लिए खड़े होंगे, इसलिए नहीं कि वो अमीर हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस डर को किसी भी चीज से ज्यादा समझते हैं। विक्रम के शब्दों ने सब कुछ तुरंत रोशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अलग, कम घुटन भरी खामोशी पैदा की। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अब ज्यादा बात नहीं की, बस आंखों से बात की। ये वो भाषा थी जिसे विक्रम ने पहले कई बार देखा था, जब वे कबाड़ भीनते थे, जब वे अपनी माँ की देखभाल करते थे। बहुत देर बाद सबसे बड़े ने अपनी माँ की ओर मुड़कर पूछा, माँ, क्या तुम जीना चाहती हो? वो सवाल इतना सरल और दर्दनाक था कि सुमन रो पड़ी। उसने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया, बार बार सिर हिलाया, आंसू उनके कंधों पर भीग गए। फैसला किसी घोषणा से नहीं, बल्कि एक आलिंगन से लिया गया। तीनों बच्चों ने अपनी माँ को ऐसे गले लगाया जैसे वे उसे अपनी बची हुई सारी ताकत देना चाहते हों। विक्रम वहीं खड़े रहे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी एक मूक परिपक्वता समारोह देखा हो। उन बच्चों ने उस पल में बहुत कुछ सीख लिया था। उन्होंने अपनी माँ के लिए एक नाजुक अवसर को बनाए रखने के लिए अपने डर को स्वीकार कर लिया, और विक्रम समझ गए कि इस पल से वो अब सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं रह गए थे। जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो विक्रम ने जरूरी चीजों की तैयारी के लिए जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जल्दी वापस आने का वादा किया। तीनों बच्चों ने उन्हें पहले की तरह विदा नहीं किया। उन्होंने बस सिर हिलाया। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उनमें थोड़ा और विश्वास था। घर वापस जाते समय विक्रम को अपने कंधे पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हुए। जो जिम्मेदारी उन्होंने अभी अभी खुद पर ली थी, वो वित्तीय जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उन 3 बच्चों से किए गए वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने अपनी सारी उम्मीदें उन पर लगा दी थीं। अगली सुबह विक्रम मल्होत्रा उस खाली जमीन पर वापस आए। जब सूरज अभी तेज नहीं हुआ था, वो उम्मीद से पहले पहुंच गए, जैसे उन्हें डर हो कि थोड़ी सी भी देरी से सब कुछ बदल जाएगा। तीनों बच्चे न जाने कब से जाग चुके थे और चुपचाप कुछ पुराने कपड़े एक फटे हुए कपड़े के थैले में रख रहे थे। सुमन झोपड़ी की दीवार के सहारे बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें कल से ज्यादा सतर्क थीं। जब उसने विक्रम को देखा तो उसने धीरे से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उस सिर हिलाने में वो भारी सहमति थी जिसके बारे में उसने पूरी रात सोचा था। विक्रम ने जोर नहीं दिया। वो झोपड़ी के दरवाजे के पास बैठ गए। इंतजार करने लगे कि तीनों बच्चे खुद तैयारी कर लें। वे हर काम बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से कर रहे थे, जैसे हर हरकत देरी करने का एक तरीका हो। सबसे छोटा बच्चा बार बार पूछता रहा कि क्या माँ ने पतली जैकेट साथ रखी है। बड़े वाले ने कई बार बैग की जांच की, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई पुरानी दवा छूट न जाए। विक्रम उन हरकतों को देखते रहे और उनका दिल भर आया। वो समझ गए कि उनके लिए इस जगह को छोड़ना सिर्फ इलाज के लिए जाना नहीं था, बल्कि उस एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना था जिसे वे कभी जानते थे। जब विक्रम की कार खाली जमीन के प्रवेश द्वार पर रुकी तो तीनों बच्चे ठिठक गए। वे कभी कार में नहीं बैठे थे और ना ही कभी ऐसी बंद जगह में कदम रखा था। सुमन भी झिझक रही थी। उसने अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। विक्रम ने कार का दरवाजा खोला, लेकिन किसी को पहले चढ़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोई बात नहीं, वे पीछे की सीट पर एक साथ बैठ सकते हैं। इसी बात ने तीनों बच्चों को राहत की सांस दी, क्योंकि कम से कम उन्हें अलग नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल जाते समय किसी ने ज्यादा बात नहीं की। सुबह का शहर गाड़ियों की भीड़ से भरा हुआ था, जो कार के अंदर की खामोशी के बिल्कुल विपरीत था। तीनों बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, समान रूप से सांस ले रही थी, जैसे वो अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा कर रही हो। विक्रम सामान्य से धीरे गाड़ी चला रहे थे। हर बार लाल बत्ती पर रुकने पर पीछे देखने वाले शीशे में देखते, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे चारों अभी भी वहां हैं, अभी भी एक साथ हैं। जब वे अस्पताल के गेट पर रुके तो चिंता चरम पर पहुंच गई। बड़ी इमारत और चमचमाते साइनबोर्ड को देखकर ही तीनों बच्चों ने अपनी मां का हाथ कसकर भेज लिया। विक्रम पहले नीचे उतरे, तुरंत किसी नर्स को नहीं बुलाया। वो वापस आए, पीछे का दरवाजा खोला और बहुत धीरे से कहा कि वे एक साथ अंदर जा सकते हैं,
किसी को बाहर नहीं रोका जाएगा। लेकिन जब अस्पताल के कर्मचारी साफ सुथरी वर्दी और पेशेवर आवाज के साथ आगे बढ़े तो तीनों बच्चों की आंखों में डर फिर से बढ़ गया। एक कर्मचारी ने कागजी कार्रवाई के बारे में पूछा। सुमन ने सिर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम तुरंत आगे बढ़े, उसकी जगह जवाब दिया कि सारे कागजात वो बाद में देख लेंगे। अभी सबसे जरूरी काम मरीज को जांच के लिए अंदर ले जाना है। उनकी आवाज ऊंची या कठोर नहीं थी, लेकिन इतनी दृढ़ थी कि किसी ने और सवाल नहीं पूछा। तीनों बच्चों ने विक्रम को आश्चर्य से देखा। पहली बार उन्होंने किसी बड़े को अपनी मां के लिए बोलते हुए देखा था, जिसने सब कुछ और खराब नहीं किया। वेटिंग रूम में तीनों बच्चे अपनी मां के बगल में बैठे रहे, एक पल के लिए भी नहीं हटे। जब नर्स ने कहा कि केवल एक रिश्तेदार को ही जांच कक्ष में साथ जाने की अनुमति है, तो तीनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक उछलकर खड़ा हो गया, लगातार सिर हिला रहा था। बिना किसी शब्द के विक्रम समझ गए। वो आगे बढ़े और साफ साफ कहा कि तीनों बच्चे दरवाजे के ठीक बाहर रहेंगे। दरवाजा बंद नहीं होगा और ये सिर्फ कुछ मिनटों की बात है। वो वहीं ढाल बनकर खड़े रहेंगे। आखिरकार वे बैठने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी अंदर की हर हरकत पर थीं। इंतजार का समय पहले से कहीं ज्यादा लंबा लगने लगा। तीनों बच्चों ने बात नहीं की, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। विक्रम सामने बैठे थे, ना तो फोन निकाला ना ही कोई काम किया। उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी जिंदगी में पहली बार है जब वो कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई बैकअप योजना नहीं। बस धीरे धीरे बीतता समय और एक वादे की नाजुकता जिसे परखा जा रहा था। जब डॉक्टर बाहर आए और बताया कि सुमन को निगरानी और गहन उपचार के लिए तुरंत भर्ती करने की जरूरत है, तो तीनों बच्चे तुरंत खड़े हो गए। उनका पहला सवाल ये नहीं था कि मां कितनी बीमार है, बल्कि ये था कि क्या वे रुक सकते हैं। विक्रम ने डॉक्टर के जवाब का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत कहा कि वे रुकेंगे, कम से कम जब तक मां स्थिर नहीं हो जाती। अगर जरूरत पड़ी तो वो अस्पताल में ही सोने की व्यवस्था करेंगे। इस बात ने तीनों बच्चों को रुला दिया। अब और कोई रोक टोक नहीं थी। अस्पताल में पहली रात एक चुनौती थी। सुमन को एक निजी कमरे में ले जाया गया, ड्रिप लगाई गई, मशीनें एक जैसी आवाज कर रही थी। तीनों बच्चे एक कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठे थे। उनकी आंखें अपनी मां से नहीं हट रही थीं। विक्रम गलियारे में दीवार से टिक कर खड़े थे। पहली बार एक बहुत ही अलग तरीके से थका हुआ महसूस कर रहे थे। ये काम की थकान नहीं थी, बल्कि एक वादे को पूरा करने के मानसिक बोझ की थकान थी। वो जानते थे कि अब से उनका हर फैसला सीधे एक छोटे से परिवार को प्रभावित करेगा, जो उन पर एकमात्र पुल की तरह निर्भर था। अस्पताल में शुरुआती दिन विक्रम की कल्पना से कहीं ज्यादा धीरे धीरे बीते। अब मीटिंग्स या बिजनेस ट्रिप से भरा परिचित जीवन नहीं था। उनकी जिंदगी अब इंतजार के पलों के इर्द गिर्द घूमती थी। टेस्ट के नतीजों का इंतजार, डॉक्टर के राउंड का इंतजार, सुमन की खांसी के शांत होने का इंतजार, और रात में मशीनों की आवाज पर घबराए बच्चों के शांत होने का इंतजार। विक्रम गलियारे में एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे रहते। कई बार असहज स्थिति में सो जाते, लेकिन वो वहां से नहीं हटे। वो जानते थे कि जैसे ही वो उठकर वहां से जाएंगे, भले ही थोड़ी देर के लिए, उन तीन बच्चों के मन में छोड़े जाने का डर तुरंत लौट आएगा। तीनों बच्चे बारी बारी से जागते रहते। एक रात सबसे बड़ा कई घंटों तक सीधा बैठा रहा। उसकी आंखें अपनी मां के चेहरे से नहीं हटीं। दूसरा बिस्तर के किनारे सिर झुकाए बैठा था, लेकिन उसका हाथ अभी भी सुमन की साड़ी के कोने को कसकर पकड़े हुए था। सबसे छोटा ठीक से सो नहीं पा रहा था, बार बार चौंक कर उठता और फिर अपनी मां को ढूंढता। विक्रम ये सब खामोशी से देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि सही तरीके से सांत्वना कैसे दी जाए। ना ही उन्होंने अपनी क्षमता से परे कोई वादा करने की हिम्मत की। वो बस वहां थे। जब बच्चों को भूख लगती तो दूध बनाते, जब वे खाना नहीं खा पाते तो बिस्कुट खरीदते, और जब नर्सें शांति बनाए रखने या समय का ध्यान रखने के लिए कहती तो चुपचाप उनकी ढाल बन जाते। सुमन कभी कभी ज्यादा होश में होती, कुछ छोटे वाक्य बोल पाती। हर बार उसकी आंखें पहले अपने बच्चों की ओर जाती और फिर विक्रम की ओर। उसने ना तो धन्यवाद कहा, ना ही ये पूछा कि वो कौन है या क्यों मदद कर रहे हैं। बस एक बार जब विक्रम उसे बैठने में मदद कर रहे थे, तो उसने धीरे से कहा कि उसे डर है कि वो बच नहीं पाएगी। वो बात बहुत धीरे से कही गई थी, लेकिन उसने विक्रम का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो।
उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कहा कि वो बस सांस लेने पर, ठीक होने पर ध्यान दे, बाकी सब कुछ के लिए वो यहाँ है। ये कोई खोखला वादा नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने खुद अपने कंधों पर ले लिया था। तीसरे दिन डॉक्टर ने बताया कि सुमन दवाओं पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन अभी भी कड़ी निगरानी की जरूरत है। ये सुनकर तीनों बच्चों ने राहत की सांस ली, लेकिन चिंता कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। विक्रम ने महसूस किया कि वे डॉक्टर से कुछ भी पूछने से पहले हमेशा उनकी ओर देखते थे, जैसे कि वो उनके सुरक्षा कवच का हिस्सा बन गए हों। ये महसूस करते हुए विक्रम को गर्मी और डर दोनों महसूस हुए। उन्हें डर था कि वो उस विश्वास के लायक होने के लिए पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त धैर्यवान या पर्याप्त समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। उन दुर्लभ शांत क्षणों में जब तीनों बच्चे सो रहे होते और अस्पताल का गलियारा खाली होता, विक्रम अकेले बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचते। उन्होंने सफलता के पीछे भागते हुए उन वर्षों को याद किया, प्रोजेक्ट्स के लिए जागी हुई रातें, वे रिश्ते जो केवल बार या मीटिंग रूम में मौजूद थे। उन्होंने कभी सोचा था कि वो मजबूत हैं क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन 3 छोटे बच्चों को देखकर उन्हें समझ आया कि असली ताकत अकेले खड़े होने में नहीं, बल्कि तब रुकने की हिम्मत करने में है जब किसी और को आपकी जरूरत हो। एक दोपहर जब सुमन को एक्सरे के लिए ले जाया जा रहा था, तो तीनों बच्चे कमरे के बाहर चिंतित खड़े थे। इंतजार उम्मीद से ज्यादा लंबा हो गया। सबसे छोटा कांपने लगा और उसने विक्रम से पूछा कि क्या माँ ठीक है। विक्रम नीचे झुके, उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि डॉक्टर माँ की मदद कर रहे हैं और उन्हें बस इंतजार करना है। उन्होंने निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आवाज इतनी स्थिर थी कि बच्चा उस पर भरोसा कर सका। पहली बार विक्रम ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब तक वो शांत रहेंगे, तीनों बच्चे भी शांत रहेंगे। ये जिम्मेदारी उन्हें किसी ने नहीं दी थी, लेकिन वो जानते थे कि वो इसे छोड़ नहीं सकते। अस्पताल में 5वीं रात सुमन को जोरदार खांसी का दौरा पड़ा। नर्सें और डॉक्टर कमरे में आए और परिवार वालों को बाहर जाने के लिए कहा। तीनों बच्चे घबरा गए और जाने से मना कर दिया। विक्रम को उन्हें धीरे से गलियारे में खींचना पड़ा। कमरे के दरवाजे के सामने ढाल बनकर खड़ा होना पड़ा ताकि वे अंदर का दृश्य ना देख सकें। खांसी की आवाज, मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की तेज बातचीत ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। तीनों बच्चे रोते हुए विक्रम की शर्ट को कसकर पकड़ लिए। वो वहीं खड़े रहे, अपने छोटे छोटे कांपते हाथों को महसूस करते हुए। उस पल में विक्रम ने खुद को एक मददगार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचा जिसे टूटने की इजाजत नहीं थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर ने बताया कि खतरा टल गया है, तब विक्रम को एहसास हुआ कि उनकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर उन्हें उस अप्रत्याशित आलिंगन ने विक्रम को स्तब्ध कर दिया। वो कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़े रहे, फिर अनाड़ीपन से लेकिन सच्चाई से उनके पीठ पर हाथ रखा। ये उनकी जिंदगी में पहली बार था जब किसी ने उन्हें बिना किसी मतलब के, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ पूरे भरोसे के साथ गले लगाया था। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। तीनों बच्चे अब विक्रम को एक अजनबी की सतर्क नजरों से नहीं, बल्कि उन बच्चों की नजरों से देखते थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर उन पर दांव पर लगा दिया था। सुमन जब भी जागती तो पूछती कि क्या विक्रम घर आराम करने गए हैं। उस साधारण से सवाल ने उन्हें कड़वी हंसी हंसा दी। उन्हें एहसास हुआ कि बहुत लंबे समय से किसी ने उनसे ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पूछी थी। 2 सप्ताह से अधिक के लगातार इलाज के बाद सुमन के शरीर में बहुत छोटे लेकिन उम्मीद जगाने वाले बदलाव दिखने लगे। खांसी के दौरे अब पहले जैसे लगातार नहीं थे, सांसें ज्यादा नियमित थीं और चेहरे पर पीलापन कम हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि दवा ने असर दिखाया है, लेकिन खतरनाक चरण अभी अभी बीता है। अभी और निगरानी की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अस्पताल से छुट्टी के बाद रहने का माहौल है। विक्रम ने हर शब्द बहुत ध्यान से सुना, कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी में पहली बार वो ऐसी बातें याद कर रहे थे जो लाभ या जोखिम से संबंधित नहीं थीं, बल्कि सीधे इस बात से संबंधित थीं कि एक इंसान और कितना समय जी सकता है। जिस दिन सुमन को अस्पताल से छुट्टी मिलने की अनुमति मिली, तीनों बच्चे बहुत जल्दी उठ गए।
वे चुपचाप अपने थोड़े से सामान को इकट्ठा कर रहे थे जो वे शुरू से लाए थे। हर शर्ट, हर तौलिया को सावधानी से तह कर रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि वे कुछ ऐसा खो देंगे जो उन्होंने अभी अभी पाया है। जब डॉक्टर ने छुट्टी के कागजात पर हस्ताक्षर किए तो सबसे छोटा दौड़कर आया, अपनी मां को कसकर गले लगा लिया, हंस रहा था और आंसू बह रहे थे। विक्रम पीछे खड़े उस दृश्य को देख रहे थे और उनका दिल शांत हो गया। वो जानते थे कि ये केवल एक छोटा सा पड़ाव है, अंत नहीं, लेकिन इस छोटे परिवार के लिए एक साथ अस्पताल से बाहर निकलना ही एक जीत थी। अस्पताल से निकलते समय विक्रम उन्हें नहर के किनारे उस खाली जमीन पर वापस नहीं ले गए। उन्होंने गलियारे में बैठी उन रातों में इस बारे में बहुत सोचा था। वो समझ गए थे कि भले ही सुमन खतरे से बाहर है, पुरानी परिस्थितियों में वापस रहने से वे केवल शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो ये भी समझ गए थे कि कोई भी बहुत अचानक बदलाव उन 3 बच्चों को डरा सकता है। इसलिए उन्होंने सच बोलने का, लेकिन धीरे धीरे बोलने का तरीका चुना। उन्होंने कहा कि उनके पास एक बड़ा घर है जिसमें खाली कमरे हैं, और अगर सुमन सहमत हो तो वे कुछ समय के लिए वहां रह सकते हैं ताकि देखभाल करना आसान हो। उन्होंने कुछ समय के लिए शब्दों पर जोर दिया, जैसे कि स्थायी होने के दबाव को कम करने के लिए। सुमन बहुत देर तक चुप रही। उसने कार की खिड़की से बाहर देखा, भीड़ भरे लोगों को गुजरते देखा, और फिर अपने बच्चों की ओर मुड़ी। तीनों बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां को देखा। आखिरकार सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा कि उसे बड़े घर की जरूरत नहीं है, सुविधाओं की जरूरत नहीं है, बस उसके बच्चे साथ हों और ठीक होने के लिए एक साफ जगह हो। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया, जैसे ये एक और वादा हो जो उनके दिल में अंकित हो गया हो। विक्रम का घर उन 3 बच्चों के लिए एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। जब कार गेट के सामने रुकी तो वे कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध खड़े रहे। तुरंत अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये उत्साह के कारण नहीं, बल्कि घबराहट के कारण था। सब कुछ बहुत बड़ा, बहुत शांत, बहुत साफ था। विक्रम ने दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें घुमाने नहीं ले गए। उन्होंने उन्हें बस एक छोटे से क्षेत्र में ले जाया, जहां उन्होंने सुमन के लिए एक बेडरूम और तीनों बच्चों के लिए एक सटा हुआ कमरा पहले से तैयार कर रखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें बस इसी जगह में रहने की जरूरत है। अगर वे सहज नहीं है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उस संवेदनशीलता ने सुमन को राहत की सांस दी। साथ रहने के शुरुआती दिन धीरे धीरे और सावधानी से बीते। तीनों बच्चे धीरे धीरे बात करते, हल्के कदमों से चलते, जैसे उन्हें परेशान करने का डर हो। सुमन ने पूरी तरह से ठीक ना होने के बावजूद खुद सब कुछ करने की कोशिश की। विक्रम ने सब कुछ देखा, लेकिन बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने इंतजार करना सीखा, लोगों को अपनी गति से ढलने देना सीखा। कुछ शामें ऐसी होतीं जब वो लिविंग रूम में बैठे होते, रसोई में चम्मच कटोरी की आवाज़ सुनते, सुमन की धीमी आवाज़ सुनते जब वो बच्चों को धीरे धीरे खाने के लिए कहती, और उन्हें एहसास होता कि उनका जो घर कभी खामोश था अब उसमें सांसें हैं। एक सुबह जब विक्रम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो सबसे बड़ा बच्चा उनके पीछे आया और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उस साधारण से सवाल ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने जवाब दिया कि वो काम पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। बच्चे ने सिर हिलाया और फिर बहुत धीरे से कहा, आज रात माँ ने सब्जी बनाई है। बस उस एक वाक्य से विक्रम को अपने दिल में एक ऐसी गर्मी महसूस हुई जो पहले किसी भी सफलता ने नहीं दी थी। उन्होंने अपना काम का शेड्यूल बदलना शुरू कर दिया। घर जल्दी आने लगे, सबके साथ रात का खाना खाने लगे। भले ही शुरू में अभी भी अजीब लगता था, पता नहीं था कि क्या कहना है। सुमन धीरे धीरे बेहतर हो गई। उसने साधारण भोजन बनाना शुरू कर दिया। सब्जी और गरम रोटी की महक पूरे घर में फैल गई। विक्रम, जो शानदार रेस्टोरेंट्स में जटिल व्यंजन खाने के आदी थे, ने पहली बार सही मायनों में एक पारिवारिक भोजन किया। कोई शराब नहीं, कोई छुरी काटा नहीं, बस कटोरी, चम्मच और बहुत ही सामान्य सवाल। बच्चे अपनी छोटी छोटी बातें बताते, सुमन ज्यादा हंसती और विक्रम सुनते, चुप रहना सीखते। अकेलेपन के कारण नहीं, बल्कि अपनेपन के कारण। कभी कभी विक्रम को एहसास होता कि वो बिना किसी कोशिश के बदल रहे हैं। उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया कि फ्रिज में क्या है, बच्चों के लिए दूध खरीदना याद रखते, सुमन से पूछते कि क्या उसने समय पर दवा ली है। ये छोटी छोटी बातें उन्होंने पहले कभी किसी के लिए नहीं की थीं। किसी ने नहीं कहा, किसी ने काम नहीं सौंपा,
उन्होंने किया क्योंकि उन्हें जरूरत महसूस हुई, क्योंकि नहीं करने पर कमी महसूस होती। और इन्हीं छोटी छोटी बातों में विक्रम ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि परिवार किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन बार बार किए जाने वाले छोटे छोटे चुनावों से बनता है। जब से विक्रम मल्होत्रा के घर में 4 और लोग आए, समय एक बहुत ही अलग तरीके से बीतने लगा। अब दिन मीटिंग्स और बिजनेस ट्रिप से स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं थे। उनकी जिंदगी अब छोटी लेकिन ज्यादा स्थायी चीजों से चिन्हित होने लगी। सुबह की शुरुआत तीनों बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी की हड़बड़ी वाले कदमों की आवाज से होती। सुमन की बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाने की आवाज से, गरम खाने की महक और कटोरी से टकराते चम्मच की आवाज से। विक्रम, जो पूर्ण खामोशी में जागने के आदी थे, अब कई बार अलार्म से पहले ही उन बहुत ही सामान्य आवाज़ों से जाग जाते और अजीब तरह से उन्हें अब झुंझलाहट नहीं बल्कि सुकून महसूस होता। तीनों बच्चों ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में वे अभी भी शर्मीले और डरे हुए थे। नए माहौल से डरते थे, दोस्तों की नजरों से डरते थे, खुद के अलग होने से डरते थे। विक्रम ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, वो बस उन्हें स्कूल के गेट तक छोड़ते, दूर से देखते रहते, ठीक वैसे ही जैसे वो कभी कब्रिस्तान में खड़े होकर उन्हें कबाड़ बीनते हुए देखते थे। लेकिन इस बार उनकी नजरों में बेचैनी नहीं, बल्कि विश्वास था। वो जानते थे कि वे बाहर से दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। सुमन महीनों के इलाज और देखभाल के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसे खांसी नहीं आती थी, ना ही सांस फूलती थी। जब वो बेहतर महसूस करने लगी तो उसने घर में काम करना शुरू कर दिया, खाना बनाना, पीछे के छोटे से बगीचे की देखभाल करना और कभी-कभी विक्रम के लिए छोटे-छोटे नोट छोड़ना। उन्हें समय पर खाने की याद दिलाना। वो परिवार किसी भव्य समारोह से नहीं, किसी कागजात या घोषणा से नहीं, बल्कि सामान्य दिनों की पुनरावृत्ति से बना था। विक्रम ने बच्चों की छोटी छोटी कहानियां सुनना सीखा, भोले भाले सवालों के साथ धैर्य रखना सीखा, और जब वो थका हुआ या कमजोर महसूस करते तो भावनाओं से भागना नहीं सीखा। कुछ शामें वो उनके साथ बैठकर टीवी देखते, ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। और इन्हीं आपाततार्थहीन क्षणों में विक्रम को एहसास हुआ कि उनके पास वो चीज है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी पैसे से नहीं खरीद सकते थे, इंतजार किए जाने और जरूरत महसूस होने का एहसास। कुछ साल बाद हर किसी की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में चली गई, लेकिन जड़ें एक ही रहीं। तीनों बच्चे बड़े हो गए, हर एक अपने पुराने दिनों की एक बहुत ही खास छाप लेकर। सबसे बड़ा, जो हर खतरे में अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा रहता था, ने कानून की पढ़ाई चुनी, उन कमजोर लोगों की रक्षा करने की इच्छा के साथ जैसे कभी उसकी माँ थी। दूसरा, जो हमेशा अस्पताल में डॉक्टरों को ध्यान से देखता था, ने चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा, इस सपने के साथ कि कोई भी इलाज ना मिलने के डर से ना जिए। सबसे छोटा, जो कभी नहर के किनारे अंधेरी रात में कांपता था, ने पढ़ाने का रास्ता चुना, क्योंकि उसका मानना था कि ज्ञान ही वो चीज है जो किसी को अंधेरे से सबसे जल्दी बाहर निकाल सकती है। विक्रम ने बच्चों को बड़े होते हुए एक बहुत गहरे गर्व के साथ देखा। उन्होंने ना तो दिखावा किया, ना ही एहसान जताया। वो बस तब वहां थे जब उन्हें सलाह की जरूरत थी, जब वे ठोकर खाते थे, जब वे जीवन की शुरुआती उलझनों के साथ घर लौटते थे। सुमन बहुत ही स्वाभाविक तरीके से घर का केंद्र बन गई। वो ना केवल खाना बनाती और सफाई करती, बल्कि सभी के लिए एक गर्मजोशी भरी जीवन शैली बनाए रखती। विक्रम को उन चीज़ों की याद दिलाती जिन्हें वो अक्सर भूल जाते थे, जैसे आराम करना, जैसे खाना पीना, जैसे कि हमेशा मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं होती। कई साल बाद एक सुबह विक्रम बच्चों के साथ शांतिवन कब्रिस्तान वापस गए। दुख के कारण नहीं, बल्कि ये याद करने के लिए कि सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था। उन्होंने विक्रम की माँ की कब्र पर फूल चढ़ाए, कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। विक्रम ने बच्चों को अपने बचपन के बारे में बताया, उन वर्षों के बारे में जब वो सोचते थे कि सफलता ही सब कुछ है। सबसे बड़े ने उनका हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया और सबसे छोटे ने बहुत धीरे से मुस्कुराया। उस पल में विक्रम समझ गए कि अतीत अब एक बोझ नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे ठीक कर दिया गया है। वापस जाते समय उन्होंने एक और बच्चे को अकेले कबाड़ बीनते हुए देखा। तीनों भाइयों में सबसे छोटे ने रुककर उस बच्चे को बहुत देर तक देखा,
फिर विक्रम की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वे मदद कर सकते हैं। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे को देखा, फिर अपने बच्चों को देखा और फिर सिर हिलाया। दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो समझ गए थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपको कभी बचाया गया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे आगे बढ़ाएं। उस दिन से एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरुआत में ये केवल कुछ गरीब परिवारों की मदद करने के लिए था। बाद में ये बेघर लोगों, बिना कागजात वाले लोगों, बिना आवाज वाले लोगों की मदद करने वाला एक फंड बन गया। विक्रम अब केवल नंबरों से जाने जाने वाले व्यक्ति नहीं रहे। वो अभी भी अमीर थे, अभी भी सफल थे, लेकिन अब उनका मूल्य उनकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उन जिंदगियों में था जिन्हें छुआ गया था। वो समझ गए कि उन्होंने अकेले किसी को नहीं बचाया, उन्हें पहले उन 3 बच्चों ने बचाया था जो कभी कब्रिस्तान में कबाड़ बीनते थे। उस माँ ने बचाया था जो कभी नहर के किनारे एक झोपड़ी में लेटी थी, और उसके बाद ही वो उनके साथ मिलकर दूसरों को बचा सके। कहानी का सबक ये है कि कभी-कभी इंसान को जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है वो पैसा या सफलता नहीं, बल्कि जुड़ाव और किसी की जरूरत होने का एहसास होता है। हम किसी को शक्ति या दान से नहीं बचाते, बल्कि रुककर, सुनकर और एक इंसान के रूप में उनके साथ खड़े होकर बचाते हैं। जब हम दूसरों के दर्द से मुंह ना मोड़ने का चुनाव करते हैं तो हम खुद को भी बचाते हैं, क्योंकि प्यार और परिवार कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि ये सच्ची नियत और अंत तक साथ निभाने की जिम्मेदारी से बनता है। जरूर कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप ये कहां से देख रहे हैं, आपको ये कहानी कैसी लगी। अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानी सुनने का इंतजार रहेगा।